हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन। आप सबका कैसे हुई सब? आई होप कि सभी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे जा रहे सभी की लाइफ पढ़ाई एंड मैं क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल हूं आप सबको। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के होते ही हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। एंड बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि अच्छे से प्रिपरेशन हमारी चल रही है और अच्छे से प्रिपरेशन हो ही जाएगी। चलिए, और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉट जरूर देख लिया होगा और आपने चीट नोट्स का भी प्रिंट आउट निकलवा ही लिया होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाई आर पाउडर सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब देखो यार, ये जो चैप्टर है ये सारे का सारा ना थ्योरी वाला है, ठीक है, थ्योरी है, आपने थ्योरी ही पढ़नी है। तो आप इसका आंसर खुद से भी कर सकते हो कि पाउडर सब्सटेंस क्यों अच्छे होते हैं। आंसर लिखा गया है, अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट बिकॉज इट हैज मोर सरफेस एरिया, सो मोर एडजॉर्प्शन अकर, द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। देखो ना, सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसी वजह से एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी बेटा जी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। इन एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑन द सरफेस, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी अपीयर एज हीट, हेंस एडजॉर्प्शन इज अनकंडीशनली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो यार, ऐसे लिख सकते हो कि एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय द अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, है ना, तभी होती है ना जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी टेक्स प्लेस एंड ये जो सरफेस एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ये सरफेस एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसी वजह से हीट क्या होती है, एडजॉर्प्शन क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट। आपको देख लो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, और आप लोग लिख सकते हो क्योंकि इसके पास ज़्यादा सरफेस एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। बोथ फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगी, बाकी डिसिमिलैरिटी तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, एक तरफ आप लोग ऐसे लिख सकते हो एडजॉर्प्शन और एक तरफ लिख लेते हो आप लोग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज द सरफेस फिनोमिना व्हाइल इट इज अ बल्क फिनोमिना। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड या कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज हायर, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस इज हायर ऑन सरफेस, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हर जगह एक जैसी होती है। अगली बात करें, एडजॉर्प्शन जो होता है वो स्टार्टिंग में फास्ट होती है एडजॉर्प्शन, और धीरे धीरे वो स्लो होती चलती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से होती है भाई, ठीक है, और बाकी तो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, व्हाई। फिजिजॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। फिजिजॉर्प्शन में फिजिकल बॉन्ड होते हैं और फिजिकल बॉन्ड जो होते हैं वो इजी टू ब्रेक रहते हैं, ठीक है। इट मेक्स द प्रोसेस रिवर्सिबल। ऑन द अदर हैंड केमिजॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते, दैट्स वाई जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एडजॉर्प्शन। कितनी ही बार डिफाइन करेंगे। एडजॉर्प्शन इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। की एक मॉलिक्यूल का सरफेस है, इसके ऊपर कोई सब्सटेंस आके चिपक जा रहा है, चिपक जाता है, और इस चिपकने को ही हम लोग क्या बोलते हैं ब्रो, एडजॉर्प्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो पता ना आप लोगों को ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये। x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n x/m
इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, उसके बाद लोग लेके काम चला रखे इन्होंने। उसके बाद है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोजॉप्शन एंड केमिजॉप्शन। टू तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा बहुत सारे डिफरेंस कर ही लेना है ना, बन जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है स्पेसिफिसिटी, या फिर सबसे पहले तो लिख सकते हो फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये क्या होता है, वीक वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इधर क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पर क्या होगी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होगी, और यहाँ पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी बेटा हाई होगी। मैंने कहा था ना बस तुम्हारी मैम तक ना करे मुझे। अब ये पता क्या है, डेली की डेली तंग कर करके मुझे ना वो बोलती रहती हैं, मतलब बहुत मैसेज करती हैं यार। चलिए सो सॉरी टू डिस्टर्ब, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। ये क्या होती है बेटा, फिजिकल नहीं, केमिकल एडजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होती है। और मैंने इसके लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज जस्ट लाइक रिलेशनशिप, जो किधर भी हो सकती है, मतलब होनी नहीं चाहिए बट क्या कर सकते हैं। और केमिकल बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड इज जस्ट लाइक शादी। तो बस ये हाईली स्पेसिफिक होती है, ये नॉट दैट मच स्पेसिफिक। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर फेवरेबल है इसके लिए। ऑन दी अदर हैंड इसकी अगर मैं बात करता हूँ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टार्टिंग में, ठीक है, दस हाई टेम्परेचर। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है और वो इरिवर्सिबल है। इंथैल्पी चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो कम सरफेस एनर्जी ही हीट में कन्वर्ट हो पाती है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होती है वो लो होती है और इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितनी लो है कितनी हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क। गैस मास्क किसे कहते हैं, वो जो माइनर्स जो होते हैं, माइनिंग के अंदर जो मजदूर वगैरह होते हैं, लेबर जो होते हैं, वो लगा के रखती हैं। वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, वो पॉइजनस गैसेस को अपने पर एब्जॉर्ब करवा लेता है। एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड दस प्योरीफाई द एयर फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द केमिजॉर्प्शन वेरी विद टेम्परेचर। देखिए इसका प्रॉपर आंसर आएगा, इनिशियली क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनिशियली क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं और केमिकल बॉन्ड के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि टेम्परेचर से ही। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NH3 गैस एब्जॉर्ब मोर रेडिली देन N2 गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। देखिए गैसेज के एब्जॉर्ब होने का जो फंडा है ना भाई, वो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अगर कोई गैस ज़्यादा चिपक रही है इट मीन्स उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। याद रखिए, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस मोर रेडिली इट कैन गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेज। अब NH3 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 132 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका है -147 डिग्री सेल्सियस, तो इसका ज़्यादा है ना भाई। ये टेम्परेचर इजीली अटेन, -147 तो नहीं आ सकता ना। अब जैसे आजकल गर्मियों में टेम्परेचर 40-45 हो रहा है, सर्दियों में -40-45 होता है क्या। कम टेम्परेचर इतनी इजीली नहीं मिल सकता, ज़्यादा टेम्परेचर फिर भी अटेन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाउडर सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव। अब कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछेंगे ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोजॉप्शन एंड केमिजॉप्शन। हो जाएगा, अभी किया था। गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल हाउ द टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस फिजियोजॉप्शन एंड केमिजॉप्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहली बात तो ये कर लो। फिजियोजॉप्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
एंड केमिजॉर्प्शन जो होती है वो क्या होती है भाई, शायद तुम्हें सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमें तो सही से दिखाई दे रहा है, आप देखो, ठीक है, अब सही से दिखाई दे रहा होगा। जो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का क्या फर्क रहता है भाई, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड है जल्दी टूट जाते हैं। और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या फर्क पड़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से दोनों ही चीज़ें बढ़ती हैं, चाहे दोनों ही एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज करते हैं, चाहे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एब्जॉर्प्शन हो। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो कोई बॉन्ड बनता नहीं है प्रॉपर, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। केमिकल बॉन्ड में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं, वेरिएशन, देखिए इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर सेम है विद प्रेशर, प्रेशर के साथ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो इसके कई सारे फंडे होते हैं, जैसे इनिशियली x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और जब टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो x बाई एम इज p की पावर 0। बट आप इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए बात करते हो तो x बाई एम इज p की पावर 1 बाई n, और ये जो 1 बाई n की वैल्यू होती है ना भाई, ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, बाकी ये n 1 से बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर आप क्या करोगे, अब जो x बाई एम है वो क्या है, p की पावर 1 बाई एन, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के, p की पावर 1 बाई एन। अब क्या कर दोगे, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई एन log p। तो बेटा जी ये हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y ये रहा, log x बाई एम, कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा इधर log के, और ये इधर, ठीक है ना। इधर इंटर स्लोप क्या रहेगा 1 बाई एन, और इंटरसेप्ट क्या रहेगा log के, ये देख लेना, इंटरसेप्ट क्या रहेगा log के, स्लोप क्या रहेगा 1 बाई एन। एंड डोंट वरी, आप लोगों ने मुझे बोला है कि सर क्या कर दो, सर चिल करो, नहीं ऐसा नहीं किसी ने बोला, ग्राफ वाली वीडियो बनाने को बोला है, कोई बात नहीं, मैं ग्राफ की वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा आज रात तक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रीजन फॉर द चार्ज ऑन सोल पार्टिकल। जो सोल पार्टिकल्स होते हैं उन पे चार्ज क्यों होता है भाई, द चार्ज ऑन सोल पार्टिकल इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। देखिए कोई कोलॉइड लेते हो आप लोग, ठीक है, तो वो अपने ऊपर ना कुछ खास तरह के सब्सटेंस को चिपका लेता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, तो इस तरह से और भी कई सारे रीजन होते हैं, बट बड़ा मेन रीज़न यही होता है कि जब आप उनको डालते हो तो किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो अपने ऊपर कुछ चार्ज पार्टिकल को चिपका लेता है। यहाँ पर एक शब्द हम अच्छे से यूज करते हैं, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, देखिए अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्शन होकर भारी हो के वो पार्टिकल बैठ जाएंगे, वो कोलोइडल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अब इक्वल एंड सिमिलर चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो कोलोइड एग्जिस्ट करता रहेगा, ठीक है ना। द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। इक्वल एंड सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल विच कॉज रिपल्शन बिटवीन देम एंड प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ द सोल। यही लिखा है, मैंने आपको ये समझाया था आमिर खान की तरह थोड़ी आसान भाषा में, बट पेपर में ये लिख के आना है, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। तो कम टू द पॉइंट, फंडा मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि भाई सेम चार्ज रहेगा, रिपल्शन होगी तो वो सब्सटेंस कोलोइडल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज आ जाएगा तो कोएगुलेशन हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई अ नेगेटिवली चार्ज सोल इज ऑब्टेन ऑन एडिंग AgNO3 सॉल्यूशन ऑफ K 2K।
देखिए जब आप AgNO3 को डालते हो किसमें, AgNO3 को डालते हो KI में, तो क्या बन जाएगा AgI। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा KI है, तो KI में से किसको अपने ऊपर चिपकवा सकता है, एक ना इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट करके होता था, जिसमें कॉमन होगा उसको अपने ऊपर चिपका लेगा। अब आप खुद देख लो कि इस पर कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, अभी एक ही तरह के आयन इसने एब्जॉर्ब करवाए हैं, आई नेगेटिव, दैट्स वाई क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, लिखा भी गया है। व्हेन AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू एक्वस KI solution, a negatively charged solid of AgI is formed. This is due to selective adsorption of I negative ion from the dispersion medium, क्योंकि ये डिस्पर्सन मीडियम से I नेगेटिव को अपने ऊपर चिपकवा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन मेथड बाय विच कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट। देखिए कोएगुलेशन को कई सारे तरीके होते हैं करने के, कई सारे तरीके हैं, बट एक अच्छा फंडा रहता है आप एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, ठीक है। बाकी ये भी बोला गया कोएगुलेशन ऑल्सो ऑकर ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड प्रोलॉन्ग डायलिसिस और मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज कोलोइडल सोल। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट डालने वाला ही रहता है। समझिए कि जैसे आपके पास एक कोलोइड है, अब इस कोलोइड पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, मान के चलो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मान लो इलेक्ट्रोलाइट है A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो वो B नेगेटिव को अपने ऊपर चिपकवा लेगा और ये सारे भारी हो जाएंगे, भारी होके भाई साहब क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, कोएगुलेट कर गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ब्रो। आउट ऑफ KI एंड K और K2SO4 विच इलेक्ट्रोलाइट इज बेटर फॉर द कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल। देखिए ये शब्द कहे थे हार्डी स्कूल ने। हार्डी स्कूल को ज़्यादा प्यार से हम लोग हार्डी संधू के नाम से जानते हैं। तो हार्डी संधू ने बहुत सारे उल्टे काम करे हैं, बट भाई ने एक रूल अच्छा दिया था कि हाइयर द वैलेंसी ऑफ एन आयन मोर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। मतलब मान के चलो कि आपके पास आपने एक पॉजिटिवली चार्ज सोल की कोएगुलेशन करानी है, तो आपके पास A पॉजिटिव है, आपके पास B2 पॉजिटिव है, आपके पास C3 पॉजिटिव है, तो सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन कौन करवा सकता है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइड की, ये, ठीक है ना। तो भाई साहब कुछ ऐसा ही है। तो क्या रहेगा, तो KI और K2SO4 में अगर पॉजिटिव सोल है तो KI में से I नेगेटिव उसकी कोएगुलेशन करा सकता है और K2SO4 में से SO4 नेगेटिव, तो कौन कराएगा इधर, SO4 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म क्राफ्ट टेम्परेचर। एक शब्द शायद आप लोग कभी ना कभी सुन चुके होंगे, CMC। CMC का मतलब होता है क्रिटिकल मीसेल्स कंसेंट्रेशन, है ना। मीसेल्स बनाने के लिए जो कम से कम कंसेंट्रेशन चाहिए होती है, मीसेल्स शब्द सुना होगा आप लोगों ने, मीसेल्स, या फिर इनको आप लोग बोलते हो एसोसिएटेड कोलोइड्स। क्या बोलते हो, एसोसिएटेड कोलोइड्स भी बोल देते हो। तो इनको बनाने के लिए आपको एक टेम्परेचर भी चाहिए होता है, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं ब्रो, क्राफ्ट टेम्परेचर। बाकी बुक्स के शब्द में ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फॉर्मेशन ऑफ मी सेल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। या फिर एक अगर सेम से पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मी सेल्स टेक्स प्लेस अबव अ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल मी सेल्स कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन किसे कहेंगे भाई, पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। देखिए दो हैं, हैंग मत हो जाना। एक है पेप्टाइजेशन, एक है कोएगुलेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है कि आपके पास एक बड़ा सा प्रेसिपिटेट है, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज आर प्रेसिपिटेट। और कोएगुलेशन क्या होता है, आप अच्छा ये प्रेसिपिटेट नहीं होते तो कोलोइड्स होते हैं, ठीक है। इधर आप एक कोलोइड ले लो, कोलोइड में इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, वो एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फंडा है, एक होती है पेप्टाइजेशन, बाकी दोनों में ही इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए ऐड होता है क्योंकि सेम चार्ज आ जाए और रिपल्शन होने लग जाए, और दूसरे केस में इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेशन वाले में इलेक्ट्रोलाइट इसलिए डाला जाता है ताकि अपोजिट चार्ज आ जाए, वो उनको पास पास लेके आ जाए और भारी हो गए वो नीचे बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एसोसिएटेड कोलोइड। एसोसिएटेड कोलोइड किसे कहते हो आप लोग,
द सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन अ मीडियम एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर उनकी कंसंट्रेशन आपने लो ली, लो कंसंट्रेशन पे बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, बट एट हायर कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन हाई है तो दे बिहेव एज कोलॉइड, वो कोलॉइड की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है, एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलॉइडल स्टेट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड कोलॉइड। कुछ इस तरह से होता है, इसमें हेड एंड टेल वाला सिस्टम होता है, ये टेल होती है इधर इस तरह से। कुछ इस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इमल्शन एंड अ जेल। बेटा जी प्लीज़ ये टेबल बहुत अच्छे से कर लेना, ये जो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम वाली टेबल है ना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि ये इससे क्वेश्चन बन जाएगा। इमल्शन में क्या होता है, जो आपका डिस्पर्स्ड फेस होता है जो कम मात्रा में होता है और जो ज़्यादा मात्रा में होता है डिस्पर्शन मीडियम, बोथ आर लिक्विड। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक जेल की बात करते हो, उसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, एक लिक्विड होता है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है भाई, एक सॉलिड होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है A colloidal sol is prepared by the given method in figure. What is the charge on hydrated ferric oxide? Hydrated ferric oxide है, particles formed in test tube. How is the sol represented? आपने FeCl3 लिया, उसको डाल दिया NaOH में, तो आपसे पूछा गया हाइड्रेटेड। तो देखिए पहली बात है FeCl3 को जब आप NaOH में डालोगे तो एक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3XH2, और उस पर कौन से वाला क्या होगा भाई, यहाँ से जो अपने जैसा है। अब Na तो इनमें से किसी से मिलता जुलता नहीं है, OH तो मिलते जुलते हैं इनसे, तो OH नेगेटिव को अपने ऊपर चिपका लेंगे। और ये कैसा, देखिए प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होती है, जो इनको अपने जैसा दिखता है उसको अपने ऊपर चिपका लेते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल। लायोफोबिक लिक्विड लविंग, सॉरी लिक्विड हेटिंग, और लायोफिलिक लिक्विड लविंग। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना। देखिए जैसे एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं, एक तरफ हमारे पास लायोफोबिक और एक तरफ हमारे पास लायोफिलिक। लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग, लिक्विड हेटिंग। लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग। ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, क्योंकि हेट करते हैं ना तो इजीली बनाए नहीं जा सकते। वाइल दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, मिक्स करना आसान है, हटाना भी आसान है। और इनको दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। पहली बात आसानी से बनेंगे नहीं, और अगर आपने बना के इनको तोड़ दिया तो फिर दोबारा से मिक्स नहीं होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ऑर्गेनिक सोल होते हैं लाइक पॉलीमर जो होते हैं, स्टार्च, प्रोटीन, इस तरह से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोल्ड सोल है ना, सल्फर सोल, इनऑर्गेनिक जो होते हैं इस तरह से। ठीक है, इनको स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। लायोफिलिक इनके लिए स्टेबलाइजर का काम करते हैं, इनको बचा के रखते हैं, इनको किसी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है What type of colloid is formed when a liquid is dispersed in solid? Give an example. ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कर देना है, और मेरे साथ से भी थोड़ी देर पहले कर भी चुके हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है What type of colloid is formed when a solid is dispersed in a liquid? बताइए भी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप एक सॉलिड को डिस्पर्स करोगे लिक्विड में तो आपके पास बन जाएगा सोल, और एग्जाम्पल रहेगा इधर पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है What type of colloid is formed when a gas is dispersed in a liquid? Give an example. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कर लेना इनको। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फोम, सॉरी इस टाइप को बोलते हैं फोम। जब क्या रहे, डिस्पर्स्ड फेस है, गैस रहे,
और डिस्पर्शन मीडियम क्या रहे भैया, लिक्विड रहे। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है डिफाइन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू आवर कोलोइडल सॉल्यूशन, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ सो दैट कि तुम्हें दिख जाए बाद में। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल पार्टिकल एंड इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। बाकी ये बुकिश लैंग्वेज भी सही है। देखो, जैसे कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट है और इसका तो मैंने प्रैक्टिकल भी करवा रखा है। इधर ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, और ये हमारे पास है एक कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जब लाइट जाएगी ना कोलोइडल सॉल्यूशन में से, तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। लाइट का जो पाथ है विजिबल हो जाएगा। इस पाथ ऑफ लाइट के विजिबल हो जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये होता क्यों है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल। कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम लोग, कोलोइडल सोल क्यों स्टेबल होते हैं। द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल इज ब्राउनियर मूवमेंट, अच्छा ये भी होता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन होती है जो कि प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन को। और ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो हर एक डायरेक्शन में इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है ना, वो हर एक डायरेक्शन में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिग जैग मोशन शो करते हैं। और जिग जैग मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस जिग जैग मोशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, नहीं ब्राउनियन मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, out of BaCl2 and KCl which one is more effective in causing coagulation of a negatively charged colloidal soil, give reason। अब नेगेटिव की कोएगुलेशन करानी है तो बताइए BaCl2 and KCl में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो देखिए, नेगेटिव के लिए हमें पॉजिटिव जो है वो इफेक्टिव आयन है या कह लीजिए एक्टिव आयन है। अब BaCl2 एंड KCl में से K पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और BaCl2 में से Ba पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इफेक्टिव रहेगा। ये इफेक्टिव क्यों रहेगा सर? देखो, ये हार्डी स्कूल जी ने बोला था ना भाई, टू कोज कोएगुलेशन हायर द वैलेंसी ऑफ एन आयन मोर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। लिखा गया है बिकॉज ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन ग्रेटर इज द पावर टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन। नेक्स्ट है, राइट डाउन द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम ऑफ बटर। क्या रहेगा भाई? डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड। अगला है, इन रेफरेंस टू सरफेस केमिस्ट्री डिफाइन डायलिसिस। डायलिसिस अब बायो में भी है वो, इसीलिए वो रेफरेंस सरफेस केमिस्ट्री का बोल रहे हैं आपको देने को। ठीक है ना, अब क्या करोगे भाई बताइए। शायद आप लोगों ने देखा भी हो, डायग्राम बना रखा है तो डायग्राम से और अच्छे समझ में आ जाएगा, बट गंदों ने डायग्राम बना ही नहीं रखा है। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन लोगे, उसमें क्या हो चुका है आपके ना, जो कोलोइडल सोल और एक कोलोइडल सॉल्यूशन और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हो चुकी हैं। अब आपने इनको सेपरेट आउट करना है तो उसको पानी में टांग दोगे, तो जब पानी में टांग देंगे तो पानी आएगा और वो जो इम्प्योरिटीज है हम मान के चले कि वो क्रिस्टलोइड है, कोलोइड नहीं है, क्रिस्टलोइड है। अब क्रिस्टलोइड पानी में बह के पानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सा चित्र भी बनवाया था यार तुम्हारे लिए, एक बार याद दिलाता हूँ, या वन शॉट देख लेना प्लीज। हाँ देखिए, जैसे ये है, इस तरह से था। यहाँ पर आपके पास एक कोलोइड है, ठीक है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज नहीं मतलब कोलोइड है एंड क्रिस्टलोइड है। जब इसमें पानी डालोगे तो क्रिस्टलोइड, यहाँ से पानी जा रहा है तो यहाँ से ये क्रिस्टलोइड विद वाटर
बाहर निकल जाएंगे। लिखा भी गया है, ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग कोलोइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इन अ वेसल थ्रू विच फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग। द मॉलिक्यूल एंड आयन डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इनटू द वाटर एंड प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड। मतलब डायलिसिस का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है भाई? देखिए ये प्रूव करने का काम आता है कि जो कोलोइड्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, जो कोलोइड्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिया, एक ट्यूब ली, ये हमारे पास एक ट्यूब है, इसमें दोनों तरफ आप लोगों ने क्या डाल दी, रोड डाल दी। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे एनोड बोल देंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसे कैथोड बोल देंगे। अब इधर कोलोइड है, अब कोलोइड पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, आपको पता है। मान के चलो इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे एंड इसे कैटाफोरेसिस बोला जाता है, क्योंकि कैथोड की तरफ बोल जा रहे हैं ना। और इसे अगर एनोड की तरफ आ रहे होते कोई, मान लो एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास तो कोई नेगेटिवली चार्ज कोलोइड आता है, तो उसे एनोफोरेसिस बोल देते हैं। क्या है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर applied electric potential is called electrophoresis. Positively charged colloidal particles move towards the cathode while negatively charged colloidal particle move towards the anode. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A freshly prepared precipitate of FeOH3 is shaken with a small amount of FeCl3 solution. तो क्या होगा, ये बहुत फेमस है। जब आप FeOH3 एक प्रेसिपिटेट को एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक करोगे, तो प्रेसिपिटेट को शेक करोगे तो ऑब्वियसली वो किस में कन्वर्ट होगा भाई, कोलोइड में कन्वर्ट होगा। ऑन ट्रीटिंग अ प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 ऑक्साइड है क्या, हाइड्रोक्साइड, ए रेडिश ब्राउन कलर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। बात क्लियर हो रही है? ये रिएक्शन भी लिख के दी गई है। ठीक है, ये जो FeOH3 है वो Fe3 पॉजिटिव को अपने ऊपर लेगा। अब देखो ना, कॉमन आयन लेगा, देखो आपके पास एक प्रेसिपिटेट है FeOH3, आप उसे पानी में डाल दोगे तो अपने ऊपर किसको चिपका लेगा, जो उसका कॉमन है Fe3 पॉजिटिव। तो इन सब में ना रिपल्शन होने लगेगी। ठीक है, जो इधर उधर होंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कोलोइड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट। अगर इतनी देर के लिए डायलिसिस होगी तो क्या हो जाएगा भाई, कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, अब सोच के देखो ना, मेरी बात समझो, कि वो पार्टिकल उधर पड़े रहेंगे कोलोइड के, एक जगह बैठे बैठे इकट्ठे, और चार्ज तो उन्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि जो क्रिस्टलोइड है उस पर भी चार्ज तो था ना। When dialysis is persistent and prolonged, the traces of electrolyte are also removed. These electrolytes stabilize the colloid and when removed completely make the colloid unstable and the colloids get coagulated. जब सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ कोलोइड सा बच जाएगा और एक जगह पड़े पड़े वो इकट्ठा होने लग जाएगा। अगला है मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर सोल एंड जेल। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम वाला है, वो तो कर ही लोगे, है ना। और करते हैं, एक तरफ मल्टी मोलिकुलर है। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। एक्चुअल में इनका साइज छोटा होता है। मल्टी मोलिकुलर का जो साइज होता है बेटा, वो स्वयं में छोटा होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिल के जुड़ते हैं और तब ये कोलोइडल रेंज में आते हैं। ऑन दी अदर हैंड मैक्रोमोलिकुलर की बात करें तो ये बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, तो इन्हें एग्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्रोमोलिकुलर में ध्यान दीजिए, व्हेन सब्सटेंस व्हिच पोसेसेस वेरी हाई मोलिकुलर मास आर डिस्पर्स्ड इन सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम, द कोलोइडल सॉल्यूशन दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर। और मल्टी का होता है बहुत सारे, एक्चुअल में बहुत छोटे होते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर इन डिस्पर्शन मीडियम टू फॉर्म एग्रीगेट्स हैविंग साइज इन द कोलोइडल रेंज। ये कोएगुलेट करते हैं। बाकी नोट्स में ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज दे रखी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैक्रोमोलिकुलर के एग्जाम्पल क्या होंगे, जो पॉलीमर होते हैं, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये वो। और इसमें जो इनऑर्गेनिक सोल होते हैं, गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये वाले।
अगला है, आपसे पूछा गया था सोल एंड जेल का डिफरेंस। जेल में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड होगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा, और सोल में डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड होगा, डिस्पर्सन मीडियम एक लिक्विड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड डिफाइन कर चुके हैं पहले भी। एसोसिएटेड क्या होते हैं, जो लोअर कंसंट्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट एक हायर कंसंट्रेशन पे दे बिहेव एज कोलॉइड। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कोएगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन, हो जाएगा कोएगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन वाला डिफरेंस। कोएगुलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल एंड इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। ये कोलोइडल पार्टिकल बनाने का काम आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ MgCl2 एंड AlCl3 विच इज मोर इफेक्टिव इन कोजिंग कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल एंड वाई। भैया एक नेगेटिव की कोएगुलेशन करानी है तो पॉजिटिव कराएगा, तो आप इन दोनों में देख लो कौन ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ऑब्वियसली Al3 पॉजिटिव। हायर द वैलेंसी मोर विल बी कोएगुलेटिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ सल्फर सोल एंड प्रोटीन विच वन फॉर्म मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। सल्फर सोल और प्रोटीन में से मल्टीमोलिकुलर, मल्टी जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे इनऑर्गेनिक वाले होते हैं, तो सल्फर आ जाएगा इधर। आगे बढ़ते हैं। लेदर गेट्स हार्डन्ड आफ्टर टैनिंग। बेटा ये बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, लेदर गेट्स हार्डन्ड आफ्टर टैनिंग, इसका क्या फंडा है। जो एनिमल्स हाइड्स होते, चलिए तो बात करते हैं कि फेमस क्वेश्चन है भाई, जो एनिमल हाइड्स होते हैं, ये कोलोइडल नेचर के एनिमल हाइड समझते हैं ना, जो मतलब स्किन होती है उनकी, चमड़ा जिसे बोलते हैं हम लोग, वैन हाइड इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जब आप इसको टैनिन में डालते हो, टैनिन एक केमिकल है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर, और बस अपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज जुड़ेंगे और जिसकी वजह से वो जो लेदर है वो हार्ड हो जाता है पहले कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायोफिलिक सोल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल। ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों, क्योंकि वो हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी में घुले होते हैं ना, और ये वाले जो होते हैं पानी से नफरत करते हैं, लायोफोबिक वाले अच्छे से घुलते नहीं, स्टेबल भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एसोसिएटेड कोलॉइड, मल्टीमोलिकुलर। एसोसिएटेड का एग्जांपल है बेटा जी बहुत बढ़िया सोप, मल्टीमोलिकुलर का एग्जांपल है सल्फर सोल, एंड मैक्रोमोलिकुलर का एग्जांपल है सेलुलोज। नेक्स्ट है, राइट एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक। लायोफिलिक के कई सारी बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर रिवर्सिबल, स्टेबल होते हैं और इजीली इनको प्रेसिपिटेट भी कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल विद अ suitable example. Why is coagulation of lyophilic soil difficult as compared to lyophilic? करवा चुके हैं हम ये बातें, ठीक है ना। लायोफिलिक किसे कहते हैं, जो लिक्विड से लव करते हैं, हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट मिक्सिंग से बना सकते हैं। लायोफोबिक में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। देयर इज हार्डली एनी एफिनिटी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस. It is unstable and can be easily coagulated. There is no strong affinity between the particles in case of lyophilic soil, so coagulation is rather difficult. Lyophilic में highly hydrated होते हैं, that's why इनकी coagulation नहीं होती है। Lyophobic में hydrated नहीं होते, बहुत easily coagulate कर जाते हैं वो। Next है, Brownian movement provides stability to the colloidal solution. मिलती है ना, पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं, बैठने नहीं देते, दैट्स व्हाई द ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ स्टीयरिंग इफेक्ट व्हिच डज नॉट परमिट द पार्टिकल टू सेटल एंड दस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन डजंट शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इनके पार्टिकल ही बहुत छोटे होते हैं, उनसे लाइट टकरा नहीं पाती. टिंडल इज इफेक्ट इज नॉट observed in true solution as the diameter of dispersed particle is much smaller as compared to the wavelength of light used. Addition of alum purifies water. आलम क्या करता है, जो कोलोइड्स वगैरह तैयार होते हैं उनको जुड़ के उनको नीचे बिठा देता है और वाटर प्योरीफाई होता है. द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. आलम इज एडेड टू सच वाटर टू कोएगुलेट दी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ठीक है ना.
आलम फिटकरी को बोलते हैं। तो फिटकरी क्या करेगा, जो इम्प्योरिटीज है उनको कोएगुलेट करके नीचे बिठा देता है और पानी को पीने योग्य बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायोफिलिक कोलॉइड कई बार हो चुका है, एसोसिएटेड कोलॉइड भी कई बार हो चुका है। जीटा पोटेंशियल नहीं हुआ है, कर लेते हैं ना भाई। जीटा पोटेंशियल किसे कहते हैं, देखो किसे कहा जाएगा जीटा पोटेंशियल, जैसे कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब कोलॉइड को जब कोलॉइड है, कोई भी कोलॉइड है, जैसे डिस्पर्शन AgI है, ठीक है, ये डिस्पर्शन मीडियम में डाल रखा आप लोगों ने, तो इसने मान के चलो अपने ऊपर I नेगेटिव को एडजॉर्ब करवा लिया, ठीक है। अब साइडों में मान लो कुछ और है, मान के चलो साइडों में Ag पॉजिटिव है या K पॉजिटिव है, ये है बेटा, ठीक है ना। अब कम टू द पॉइंट, ये हमारे पास एक कोलॉइड है, ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स लेयर है, ठीक है। कोलॉइड के जस्ट बाद जो आयंस की लेयर होती है उसे फिक्स लेयर बोलते हैं, और ये जो है ये बिल्कुल बाद वाली लेयर है मोबाइल लेयर बोलते हैं, या फिर इसे डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। अब इन दोनों लेयर का, डिफ्यूज लेयर का और फिक्स लेयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इट इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अ कोलॉइडल सॉलिड इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक। ब्राउनियन मूवमेंट, पेप्टाइजेशन, मल्टीमोलिकुलर डायलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट करवा दिया है सब, मेरे हिसाब से तो कर ही लोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो चुका, इलेक्ट्रोओस्मोसिस नहीं हुआ है। अच्छा ये ऐसा नहीं है, आपसे क्वेश्चन नंबर 99 का तो पूछा गया है, आपने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर मेडिसिन मोर इफेक्टिव इन कोलोइडल स्टेट। आपने देखा होगा जो दवाइयाँ लेते हैं जनरली, जो एक होती है ना वो बटिया सी होती हैं, टैबलेट बोलते हैं, बटिया नहीं, बट मोस्टली जो होते हैं सिरप होते हैं वो कोलोइडल फॉर्म में होते हैं। वो क्यों, देखिए medicines are more effective in colloidal form because in this form they are more easily assimilated due to large surface area। large surface area के वजह से ये easily assimilate हो जाती हैं, that's why। next question है give reason for the following observation, a delta is formed at the meeting point of sea water and river water। देखिए होता क्या है कि जब एक नदी जा रही होती है ना समुद्र में मिलने, तो समुद्र में मिलने जा रही होती है तो बेटा वहाँ पर ना जैसे अपने ना इंडिया में है एक बे ऑफ बंगाल के पास ना एक सुंदरवन है। वो सुंदरवन कैसे बना, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जब बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाके मिलती हैं तो देखिए होता क्या है, नदियाँ अपने साथ बहुत सारे कोलॉइड्स लेके आती हैं, और जो नमक का पानी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, फिर वो क्या करवा देता है, उनकी कोएगुलेशन करवा देता है, तो उधर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं, नदी के ढेर बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए लिखा भी यही गया है, सी वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रिवर कंटेन colloid of sand and clay, when they meet the electrolyte neutralize the charge on colloidal particle which result in the precipitation of sand clay thus resulting in the delta formation। बात समझ में आ रही है कि भाई नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी वगैरह लेके आ रही है, कोलॉइड लेके आ रही है, नमक के पानी में इलेक्ट्रोलाइट है, उनको स्टेबलाइज कर देगा, कोएगुलेट कर देगा। अच्छा ये क्लियर है ना मेडिसिन वाला पॉइंट। मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इन कोलॉइडल फॉर्म बिकॉज इन दिस फॉर्म दीज आर मोर इजीली एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड का मतलब होता है मिक्स हो जाना, अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगी, बढ़िया से एडजॉर्प्शन वगैरह कर देंगे उधर, ठीक है। तो चलिए ये है हमारे पास, एंड आई होप सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, है ना, जुटे पड़े हैं, अभी भी है हमारे पास टाइम, अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद।